हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की हमारी नई वीडियो में। हमने अपनी लास्ट की 2-3 क्लासेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन, फीचर्स और मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे और पार्टीज़ टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन सी होती हैं, ये चीज़ें हमने जानी थी। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में जानेंगे जो हर क्वेश्चन में पास होंगी स्टार्टिंग में। जैसा हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें। दो पार्टीज ने क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन की। क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करने का मतलब है कि उनकी जो पेमेंट की सेटलमेंट है वो किसी फ्यूचर डेट पे होगी। अगर किसी फ्यूचर डेट पे होगी, से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स आफ्टर, देन उन्हें आज कोई नोटिस लिखने की रिक्वायरमेंट हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट काम करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जहां पर सेलर जो है वो एक बिल ड्रॉ करता है, एक डॉक्यूमेंट लिखता है जिसे परचेजर एक्सेप्ट करता है, जिसके अंदर पेमेंट के बारे में लिखा होता है कि इस डेट को ये सर्टेन सम ऑफ मनी आप मुझे पे करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के करेंगे, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कोई ना कोई क्रेडिट पे सेल या परचेज हो रही होगी। तो हर क्वेश्चन में कॉमन है कि सेल या परचेज, सेल और परचेज की एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी। अब सेल एंड परचेज की एंट्री पास करने के बाद ही उन्होंने आपस में बिल लिखा। इसका मतलब है कि बिल लिखने की एंट्री और बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री भी पास करेंगे हम। तो ये जो दो एंट्रीज हैं ये हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगी। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज 1 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन है, तो परचेजर बोलता है कि 30,000 आप अभी कैश में ले लीजिए, बैलेंस के लिए आप बिल लिख दीजिए। तो कोई पार्ट पेमेंट की एंट्री भी बीच में क्वेश्चन में आ सकती है। अदरवाइज सेल परचेज वाली एंट्री और बिल लिखने की एंट्री हर क्वेश्चन में आपको ज़रूर दिखाई देगी। उन 2-4 एंट्रीज को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। सिंपल सी एंट्रीज हैं। तो हमने लिखा है कि हर क्वेश्चन में कॉमन एंट्रीज क्या है। तो जैसा हम अपनी पिछली वीडियोस में बताए हुए थे कि दो पार्टीज की बुक्स अगर हम बना रहे हो, एक सेलर की और एक परचेजर की, अगर सेलर ने क्रेडिट पे सामान बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि परचेजर ने क्रेडिट पे ही परचेज किया है। तो सेलर का नाम हमने लिया है राहुल और परचेजर का नाम हमने लिया है दिनेश। अगर राहुल ने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे दिनेश से, तो एंट्री पास करेगा दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स अकाउंट एक इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है कि गुड्स सेल हुई है तो कोई इनकम हुई होगी। तो नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला जो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल है हमारा, वो अप्लाई करते हुए हमने सेल्स को क्रेडिट किया है कि सारी इनकम्स हमारी क्रेडिट हुआ करती हैं। अब अगर हम कैश में बेच देते तो डेबिट में कैश आ जाता। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आती है वो हम डेबिट कर लेते हैं। तो कैश तो आया नहीं, यहाँ पर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो जिससे हमने सामान बेचा है, जिस पार्टी से हमने सामान बेचा है, उस पार्टी को हम डेबिट करेंगे। हमने बेसिक टर्म्स में भी बताया था कि जिस पार्टी को हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं वो डेटर्स होते हैं हमारे, और डेटर्स ऑलवेज डेबिट हुआ करते हैं जब भी उनका अकाउंट ओपन होता हो। तो डेटर है दिनेश, ये जो डेबिट कर दिया हमने।
और एक तरीके से और आप समझ सकते हैं कि दिनेश एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सन का अकाउंट है, और हर पर्सन पे पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई होगा, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो दिनेश रिसीव ही तो कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग हमने दिनेश को डेबिट कर दिया है। उम्मीद है आपको पहली जो एंट्री है वो इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हो गई होगी। अब अगर सेलर ने सामान बेचा है तो परचेजर ने खरीदा भी होगा, तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। दिनेश ने राहुल से गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो एंट्री पास करी हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। परचेज अकाउंट बीइंग ए नॉमिनल अकाउंट डेबिट किया है हमने, क्योंकि नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज हमने कुछ किया तो हमने एक एक्सपेंस किया है, और एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ये परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। फिर हमने क्रेडिट में लिखा है टू राहुल। फिर वही कि जिस पार्टी से हम सामान क्रेडिट पे परचेज करते हैं उन्हें क्रेडिटर कहते हैं, हम उन्हें क्रेडिटर कहते हैं हम, और क्रेडिट द क्रेडिटर। जैसे मैंने यहाँ पर डेबिट द डेटर बोला था डेटर के लिए, ऐसे यहाँ पर क्रेडिट द क्रेडिटर। जब भी क्रेडिटर का अकाउंट ओपन होगा ऑलवेज क्रेडिट होगा। और दूसरी सेंस में कैसे समझेंगे कि राहुल भी एक पर्सन है, और हर पर्सन पे पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सामान देने वाला यही तो है, गिवर ही तो है ये राहुल, इसलिए क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग राहुल को हमने क्रेडिट कर दिया है। आई होप आपको दोनों एंट्रीज क्लियर हुई हैं। बाकी ये चीज़ें हम जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में भी सीखते हैं, सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं बताया हमने। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कोई पार्ट पेमेंट हो रही है कैश में या चेक से, जो भी वट एवर द केस में भी, तो जितनी पार्ट पेमेंट हो रही है हमारी उतने से हम अपने डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया करते हैं। जिसे पैसा रिसीव हो रहा है वो अपने डेटर का अकाउंट को क्लोज कर देगा, जिसने पैसा पे किया है वो अपने क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज कर देगा। दोनों ही पार्टीज अपने अपने डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज कर देंगी जितनी सेटलमेंट हो गई है उतने से। देखिए, अगर मेरा डेटर मुझे कुछ पैसे देता है तो मेरे पास कुछ आया, कैश आया मेरे पास। कैश एक एसेट है और डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है उसे हम डेबिट कर लेंगे। तो कैश को मैंने कर दिया डेबिट। अब अगर एक पार्टी पैसा रिसीव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी पार्टी पैसा पे कर रही होगी। अगर इसके लिए कुछ आ रहा है तो इसके बुक्स में कुछ जा रहा होगा। ये अगर डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश को डेबिट लिख रहा है तो ये क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट के अकॉर्डिंग कैश को क्रेडिट लिख देगा। सिंपल। यहाँ भी कैश ही जा रहा है, यहाँ भी कैश असेट ही है, यहाँ भी असेट पे रियल अकाउंट वाला ही रूल लगेगा। तो अगर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट के हिसाब से क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग डेबिट। आशा करता हूँ आपको दोनों ही पॉइंट समझ में आ गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम दोनों पार्टीज के बुक्स एक साथ बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता बल्कि और क्लैरिटी आ जाती है। आपको सेपरेट सेपरेट बुक्स की जर्नल एंट्रीज को लर्न नहीं करना पड़ता और रटना नहीं पड़ता। हमें फ़र्क भी साथ साथ समझ में आ रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे। अब जितने पैसे मेरे डेटर ने पे कर दिए हैं उतने से मैं अपने डेटर के अकाउंट को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि उतने की सेटलमेंट हो गई है। अब डेटर जब मैंने ओपन किया था, डेटर का अकाउंट जब मैंने ओपन किया था तो डेबिट किया था। अब मेरे पैसे अगर जितने भी मिल जाएंगे तो डेटर के अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा, मतलब उल्टा कर दूंगा। ओपन हुआ था तो डेबिट, क्लोज हो जाएगा तो क्रेडिट। ठीक ऐसे ही
ये अपने क्रेडिटर से पेमेंट कर रहा है। तो जब ओपन हुआ था क्रेडिटर तो क्रेडिट हुआ था, जितनी पेमेंट कर देगा उतने से क्लोज करेगा अपने क्रेडिटर के अकाउंट को, तो क्लोज करते हुए डेबिट कर लेगा, उल्टा कर देगा अपने क्रेडिटर के अकाउंट को। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बैलेंस पेमेंट के लिए अब बिल लिखेगा तो क्या एंट्री होगी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो टर्म्स होती हैं, एक बिल्स रिसीवेबल, एक बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल वही बिल ऑफ एक्सचेंज उस पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है जिसे कुछ रिसीव होगा, वही बिल उस पार्टी के लिए बिल्स पेबल होता है जिसे कुछ पे करना है। तो सेलर जो है, जिसने क्रेडिट पे सामान सेल किया है, उसकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल आएगा, और जिसने परचेज किया है उसकी बुक में वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेबल के नाम से आएगा। अब देखिए, हमने पार्ट पेमेंट के लिए अपने डेटर के अकाउंट को क्लोज कर दिया था, बैलेंस के लिए ये बिल लिखवा रहे हैं हम इससे। तो जर्नल एंट्री पास की है हमने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश। अब दिनेश का अकाउंट यहाँ अगर हमने 1 लाख रुपए से डेबिट किया हो, 30,000 की हमारी पेमेंट आ गई हो, 70 बैलेंस के लिए हम बिल लिखेंगे, तो यहाँ 70 से अब ये पूरा क्लोज हो जाएगा। ये देखेंगे कि हमने अपने डेटर से पेमेंट रिसीव कर लिया एक तरह से इन द फॉर्म ऑफ बिल। या आप ये भी कह सकते हैं कि डेटर भी एक करंट एसेट्स होता है और बिल्स रिसीवेबल भी एक करंट एसेट्स होता है। एक करंट एसेट्स को क्लोज करके हमने दूसरे वाले को ओपन कर लिया है। तो एसेट्स हमेशा डेबिट हुआ करते हैं, इसलिए बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट हुआ क्योंकि एसेट है ये। डेटर का अकाउंट कंप्लीट क्लोज हो गया। अब इसी तरह परचेज वाली बुक्स में, हमारे परचेजर की बुक्स में वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिस पार्टी के, इस पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल था, इस पार्टी के लिए बिल्स पेबल रहेगा। जैसे हमने यहाँ बोला था कि डेटर के अकाउंट को क्लोज करके एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। ऐसे ये अपने क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज करके नया अकाउंट ओपन कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस दे रहा है अपने क्रेडिटर को। तो यहाँ भी आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि क्रेडिटर भी एक करंट लायबिलिटी होती है और बिल्स पेबल भी एक करंट लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर को क्लोज करके नई वाली लायबिलिटी राइज हो गई है, नए वाला अकाउंट ओपन हो गया है, या इसने पेमेंट कर दी है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। अब क्रेडिटर का अकाउंट तो कंप्लीटली क्लोज हो ही गया है। बिल्स पेबल एक करंट लायबिलिटी है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट हुआ करती हैं। जैसे यहाँ असेट्स डेबिट थे, यहाँ पे लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी। उम्मीद है आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो सिंपल सी एंट्रीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। ऊपर वाली जो 4 एंट्रीज हैं ये हम जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में भी किया करते हैं, कुछ भी नया नहीं बताया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सबसे पहले हम सामान बेचेंगे या खरीदेंगे क्रेडिट पे, फिर हमारा बिल लिखा जाएगा। तो सिर्फ इस चैप्टर के हिसाब से अगर डिस्कस किया जाए तो ये वाली एंट्रीज हमने नहीं बताई है, BRBP लिखने वाली। अब इससे आगे की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो केसेस पे डिपेंड करती है। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 4 केसेस पढ़ेंगे, उन 4 केसेस में डिफरेंट जर्नल एंट्रीज होंगी जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो देखकर कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।